हमने नोडल एनालिसिस स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में। नोडल एनालिसिस का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे थे। प्रैक्टिस और उसका थ्योरी और बेसिक कॉन्सेप्ट है वो चल ही रहा है। नोडल एनालिसिस में हम सर्किट का एनालिसिस करने के लिए किरचॉफ्स करंट लॉ यूज़ करते हैं। बेसिकली कोई भी पैरेलल सर्किट, किसी भी पैरेलल सर्किट की एनालिसिस करना है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस या नंबर ऑफ मेसेस ज़्यादा है, ऐसे सर्किट की एनालिसिस करने के लिए जनरली हम नोडल एनालिसिस मेथड को प्रीफर करते हैं, क्योंकि नोडल एनालिसिस मेथड से सर्किट का एनालिसिस जो है वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो अगर 2-3 मेश है तो आप मेश एनालिसिस या लूप एनालिसिस अगर यूज़ करोगे तो आसानी से बन जाता है। बट अगर नंबर ऑफ मेसेज ज़्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ नोड ज़्यादा है, पैरेलल ब्रांचेस की संख्या ज़्यादा है, ऐसे सर्किट को अगर एनालिसिस करना है तो उस केस में आपका लूप एनालिसिस या मेश एनालिसिस जैसा मेथड है वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स लगता है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम जनरली नोडल एनालिसिस यूज़ करते हैं। तो नोडल है वो नोड से ही बना है, और नोड का मतलब होता है सर्किट का वह पॉइंट जहाँ पर 3 या फिर 3 से अधिक ब्रांचेस आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। ऐसे पॉइंट को सर्किट का क्या बोलते हैं, हम नोड बोलते हैं या फिर जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका सर्किट है। क्वेश्चन वाले ने बोला है फाइंड दी ब्रांच करंट ऑफ गिवन सर्किट। इस सर्किट है, ये जो सर्किट दिया है, इस सर्किट में जितने भी ब्रांच हैं, हर एक ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को निकालो। तो ब्रांच का मतलब यही होता है सर्किट के दो जंक्शन के बीच का जो पाथ है, वायर है के बीच जो एलिमेंट है, उसी एलिमेंट को हम इसका क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। तो नोडल एनालिसिस ये बोलता है कि सबसे पहले सर्किट में जितने भी नोड है, जितने भी जंक्शंस है, हर एक जंक्शंस को क्या कर लो, मार्किंग कर दो। तो चलो हम जंक्शन देखते हैं। यहाँ पर ये एक ब्रांच, ये 2 ब्रांच, और ये मिलाकर क्या हुआ, तीसरा ब्रांच। 2 से अधिक ब्रांचेस जहाँ पर मिलेगा वही जंक्शन होगा। ये जंक्शन नंबर 1 हो गया, इसको नोड 1 मान लेते हैं। यहाँ पर ये एक ब्रांच, ये 2 ब्रांच, और ये आपका क्या हो गया, ये तीसरा ब्रांच। ये हो गया आपका जंक्शन नंबर 2 हो गया, ये 2 जंक्शन हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये एक ब्रांच है, ये दूसरा ब्रांच है, और ये तीसरा ब्रांच है, और ये चौथा ब्रांच है। ये चारों वायर के बीच में कोई और अदर एलिमेंट आपस में कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ वायर ही बस है। वायर की लेंथ बस को बड़ा कर दिया है और स्पेसिंग ज़्यादा है। तो इसको बोल सकते हैं कि एज इट अगर देखा जाए तो सभी 1, 2, 3 और 4, ये 4 जो वायर्स है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई तीसरा यहाँ पर नहीं है, इन दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं है, इन दोनों के बीच कोई तीसरा एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। तो ये बोल सकते हैं कि चारों जो ब्रांचेस है वो आपस में क्या है, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से आपस में जुड़ा है। लेंथ ऑफ वायर इज हायर, ठीक है, ज़्यादा है। लेंथ ऑफ वायर है वो, उसकी लंबाई जो है, वायर की लंबाई वही बस बड़ा दिख रहा है, बाकी रहने के लिए वो सभी आपस में क्या है, जुड़ा है। तो ये सभी को आपस में कॉमन नोड मान सकता हूँ, ये कॉमन नोड मान सकता हूँ, और इसको देख देते हैं नोड नंबर 3। तो कंप्लीट सर्किट में यहाँ पर क्या है, 3 नोड है। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसको एक नोड मान लेते हैं, इसको एक नोड मान लेते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये नोड और ये नोड है वो आपस में एक ही नोड कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों वो नोड के बीच में कोई तीसरा एलिमेंट तो है नहीं। तो जब तक 2 पॉइंट के बीच में कोई तीसरा एलिमेंट नहीं आएंगे, तब तक वो दोनों पॉइंट है वो क्या है, एक कॉमन पॉइंट ही कहलाएंगे, कॉमन नोड ही कहलाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं सारे वायर जो आपस में नीचे साइड जो जुड़े हुए वायर है, सभी को एक कनेक्टेड पॉइंट को एक कॉमन नोड मान दिया, और इस कॉमन नोड को क्या दे दिया, नोड नंबर 3।
ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर नोडल एनालिसिस ये बोलता है सर्किट के किसी भी एक नोड को कॉमन नोड या फिर रिफरेंस नोड की तरह कंसीडर करो और उस रिफरेंस नोड की वोल्टेज को क्या मानो, 0 वोल्ट मानो। तो सपोज वोल्टेज एट दिस रिफरेंस नोड इज 0 वोल्ट। तो इस रिफरेंस नोड की वोल्टेज को मैंने क्या कर दिया, इस रिफरेंस नोड को ग्राउंडेड कर दिया। अब ग्राउंडेड करने के बाद यहाँ की क्या है वोल्टेज है, उसको क्या मान लिया मैं, 0 वोल्ट मान लिया। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद नोडल एनालिसिस ये बोलता है कि रिफरेंस नोड को ग्राउंडेड करने के बाद वहां की वोल्टेज को 0 वोल्ट और 0 पोटेंशियल एजम्पशन करने के बाद अनदर जो रिमेनिंग जो नोड्स है उस रिमेनिंग नोड्स पर एक एक वोल्टेज है उसकी वैल्यू एज्यूम कर डालो। अब इन दोनों नोड की बातें कर रहे हैं। तो सपोज इस नोड नंबर 1 की वोल्टेज है वो V1 वोल्ट है। इस नोड नंबर 2 की वोल्टेज को क्या मान लिया मैं, V2। क्यों माना, क्योंकि मुझे इस पॉइंट का वोल्टेज पता नहीं। आप मत इसको देखकर मत सोच लेना, क्योंकि ये जो वोल्टेज है इन दोनों नोड के बीच में कनेक्टेड है। तो ये जो वोल्टेज है वो यहाँ का वोल्टेज होगा वाला बात नहीं है, क्योंकि इसके साथ में ये और कोई एलिमेंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट का वोल्टेज अलग होगा, इस पॉइंट का वोल्टेज अलग होंगे इस रेजिस्टर के कारण। तो मैं डायरेक्टली इस 5 वोल्ट को इस पॉइंट का वोल्टेज नहीं ले सकता। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया सपोज इस नोड फर्स्ट का वोल्टेज को V1 लिया, नोड सेकेंड के वोल्टेज को मैं क्या ले लिया अपने तरफ से V2 माना। ये अगला पॉइंट हो गया। फिर थर्ड पॉइंट ये बोलता है, नोड एनालिसिस यह बोलता है कि सर्किट के हर एक नोड पर फ्लो होने वाले करंट को क्या करना है, अपन को अजम्पशन करना। अपने तरफ से किसी को भी इनकमिंग आउटगोइंग दे सकते हो। तो चलो ले लेता हूँ, सपोज ये 6 वोल्ट का बैटरी है। 6 वोल्ट के बैटरी के कारण इसके पॉजिटिव प्लेट से निकलते हुए एक करंट मान लेता हूँ, ये करंट है I1। ये I1 करंट मान लिया। ठीक है, और इसको ले लेता हूँ मैं अपने तरफ से, इधर जाते हुए दे देता हूँ मैं इसको I2। ये वाले करंट को अपने तरफ से ले लेता हूँ, इसको I3 मान लेता हूँ, बैटरी के पॉजिटिव प्लेट। अब कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर यहाँ पर ऐसा ही क्यों ले रहे करके। आप किसी को भी नोड की ओर जाते हुए और किसी को भी आप नोड से बाहर निकलते हुए या फिर नोड की ओर आते हुए ले सकते हो। किसी को भी इनकमिंग टूवर्ड्स दी जंक्शन और इनकमिंग टूवर्ड्स दी नोड ले सकते हो, या फिर किसी को भी आप आउटगोइंग फ्रॉम दी जंक्शन ले सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना है, फंडामेंटल रूल का फॉलो करना है करंट वैल्यू निकालते समय। किसी को भी I1 I2 कहीं से भी स्टार्ट चाहते हैं तो इसको I1 ले सकते हो। ठीक है, मैं लेफ्ट इसको I1 लिया, ये वाले ब्रांच के करंट को I2 लिया, ये I3 हो गया। अब इसको मान लेता हूँ सपोज ये करंट को बाहर जाते हुए ले लेता हूँ I4। यहाँ का हो गया, यहाँ फ्लो होने वाला हो गया, ये बचा। इसको ले लेता हूँ अपने तरफ से I5 कि सपोज इस ब्रांच में करंट का फ्लो हो रहा है वो I5 है और वो आउट गोइंग फ्रॉम दी जंक्शन है। तो जंक्शन से अगर दूर जा रहा है तो आउटगोइंग फ्रॉम दी जंक्शन कहलाएंगे, और जंक्शन की ओर आ रहा है तो इनकमिंग टुवर्ड्स दी जंक्शन कहलाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, आप अपने आंख बंद करके किसी को भी इनकमिंग और किसी को भी आउटगोइंग मान सकते हो, वैल्यू सेम आएगा, आंसर सेम आएंगे। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस तो उसकी पोलैरिटी में हो सकता है प्लस माइनस का। तो अगर एग्जाम में अगर प्लस का आंसर आपके माइनस भी आ जाता है तो भी उतना ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये है आपका। तो सर्किट एनालिसिस में आंसर का प्लस माइनस आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने अपना डायरेक्शन एजम्पशन किया, उस हिसाब से आपका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन बनाने वाले ने अपने हिसाब से कोई डायरेक्शन एजम्पशन किया होगा, उसके हिसाब से उसका आंसर आएगा, तो उससे प्लस माइनस में नहीं जाएंगे। ठीक है, वो पोलैरिटी बस को शो करेगा। ठीक है, आंसर। तो ये हमने अगला पॉइंट कर लिया कि हर एक ब्रांच पर हमने एक एक करंट के डायरेक्शन को अजम्पशन कर लिया। अब फिर उसके बाद बोलता है कि हर एक नोड पर क्या लगाना है, अपन को KCL लगाना है। तो यहाँ पर नोड 1 2 है और ये तीसरा वाले को रेफरेंस नोड माना है और यहाँ की पोटेंशियल को क्या ले लिया, 0 वोल्ट। तो अब यहाँ पर KVL लगाते हैं, हर एक नोड पर KVL लगा लो। तो अप्लाई KVL एट नोड फर्स्ट। ठीक है, नोड नंबर फर्स्ट पर हम क्या लगाएंगे, KCL लगाएंगे, सॉरी KCL है।
नोड पर केसीएल लगता है, क्लोज पाथ पे केवीएल लगता है। ठीक है, तो नोड 1 पर क्या लगेगा, केसीएल। तो नोड नंबर 1 पर केसीएल क्या बोलता है कि सर्किट के किसी नोड पर आने वाला जो करंट होता है, एंड सर्किट के नोड नंबर 1 की बातें चल रहा है, तो देख लेते हैं। 1 पर I4 आ रहा है और I1 आ रहा है और I4, और यहाँ से क्या है, I2 है, वो बाहर जा रहा है। तो I1 इनकमिंग है, I1 इनकमिंग जो करंट है वो क्या होगा, I4 आउटगोइंग और I2 आउटगोइंग, दोनों के समेशन का क्या होगा, इक्वल। तो I1 जो है इनकमिंग जो करंट है वो हमेशा आउटगोइंग करंट के सम का इक्वल होगा। Here I1 is incoming current and I4 and I2 current is outgoing current from junction or node number 1. तो I1 will be summation of I4 and I2. So I1 equal to I4 plus I2. ये नोडल एनालिसिस का अगला स्टेप है। फिर नोडल एनालिसिस ये बोलता है कि सर्किट के जितने भी नोड है वहां पर केसीएल लगाने के बाद हर एक करंट इक्वेशन को उसके वोल्टेज के फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है वोल्टेज के फॉर्म में। तो वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, ओम्स लॉ यूज करेंगे। तो सपोज मैं यहाँ को क्या ले लेता हूँ, इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर मुझे I1, I4 और I2 की वैल्यू चाहिए। अब देखूंगा कि ये सब करंट कहाँ कहाँ से जा रहा है। चलो देखते हैं। I1 करंट है वो 6 वोल्ट के बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से निकल कर कहाँ तक जा रहा है, नोड नंबर 1 तक। मतलब 6 वोल्ट से निकला है और कहाँ तक गया है, V1 से गया है। और 6 वोल्ट के कहाँ से निकल रहा है, प्लस से, तो प्लस साइन यूज करेंगे। तो 6 वोल्ट के प्लस पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी से निकल V1 वोल्टेज तक गया, तो करंट इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय बीच का ब्रांच रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये सोर्स वोल्टेज है और ये वाला वोल्टेज क्या है, डेस्टिनेशन वोल्टेज। तो I1 इक्वल टू क्या होगा, I1 जो होगा वो क्या होंगे, I1 इक्वल टू सोर्स वोल्टेज मतलब +6 वोल्ट से निकला, इस कारण +6 से यूज करूंगा। माइनस से निकलता तो -6 में लेते हैं। ठीक है, तो +6 से निकला तो +6, सोर्स वोल्टेज कहाँ तक जा रहा है, V1 तक जा रहा है, क्योंकि V1 के बाद ये I2 और I4 में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। फिर मैं यहीं तक फोकस करूंगा जहाँ तक I1 के रूप में फ्लो हो रहा है। तो 6 माइनस क्या होगा, ये V1 सोर्स वोल्टेज माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय बीच का रेजिस्टेंस। तो बीच में एक ही रेजिस्टेंस है 6 ओम का, तो ये 6 ओम होगा। ये I1 करंट निकल गया। अब चलो I2 करंट ले लेते हैं। I2 करंट का निकालेंगे, I2 देखते हैं, इसका भी वैल्यू निकालना है। तो I2 करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है देखते हैं। I2 करंट है नोड नंबर 1 से कहाँ जा रहा है, ये नोड नंबर 2 तक जा रहा है I2 के फॉर्म में। तो I2 करंट जहाँ से निकल रहा है वो सोर्स है और जहाँ तक जा रहा है वो उसका डेस्टिनेशन कहलाएगा। तो हमेशा क्या होता है, सोर्स वोल्टेज क्या है, V1 वोल्टेज माइनस डेस्टिनेशन पॉइंट का वोल्टेज क्या माना हूँ मैं, V2 माना हूँ। अब देखो, जैसे ही मैं सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक चल रहा हूँ, इन दोनों के बीच में एक और अनदर बैटरी लगा दिख रहा है, मुझे वोल्टेज सोर्स लग रहा है। तो ये वोल्टेज सोर्स भी काउंट होंगे इस करंट की वैल्यू के लिए, ये भी रोल प्ले करेगा। तो इसकी पोलैरिटी क्या लेंगे, जिस प्लेट से करंट बाहर निकल रहा है, तो करंट I2 फ्लो हो रहा है और ये करंट I2 इस वाले बैटरी के कहाँ से निकल रहा है, पॉजिटिव से, तो प्लस, और ये 5, ये टोटल वोल्टेज हो गया उस ब्रांच के दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिवाइडेड बाय बीच का ब्रांच रेजिस्टेंस क्या है, 2 है, तो ये 2 ले लेता है। ये होगा I2 की वैल्यू। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सोर्स वोल्टेज माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज डिवाइडेड बाय ब्रांच रेजिस्टर। ठीक है, अब अगला देखते हैं। I4 अननोन है इस इक्वेशन में। I4 की बात करते हैं तो I4 कहाँ से आ रहा है, 1 नंबर के नोड से। कहाँ जा रहा है, 3rd नंबर के नोड में। मतलब इन दोनों के बीच कुछ नहीं है, मतलब एक कॉमन ही रेफरेंस ही है, एक ही नोड की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये सोर्स कहलाएंगे
और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, डेस्टिनेशन। तो सोर्स वोल्टेज माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज, तो I4 इक्वल टू क्या कहलाएगा, सोर्स वोल्टेज मतलब V1 माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज, तो रेफरेंस वोल्टेज है वो 0 होगा, डिवाइडेड बाय बीच का ब्रांच रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच में ये फ्लो हो रहा है तो इसी का रेजिस्टेंस क्या है, 3 है, तो ये 3 हो गया। तो ये हो गया I1, I2 और I4, तीन करंट की वैल्यू निकाल डाला। ये कहाँ से आया, ओम्स लॉ से आया, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो किसी भी ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट हमेशा उस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस और उस ब्रांच की टोटल रेजिस्टेंस का रेशियो होता है। तो मैंने इस KCL इक्वेशन को ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस का रूल फॉलो करते हुए मैंने उसको करंट को वोल्टेज के फॉर्म में क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब सारे करंट की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I4 इन इक्वेशन नंबर 1। रख दो। I1 का वैल्यू क्या निकाले अपन, 6 माइनस V1 डिवाइड सोर्स माइनस डेस्टिनेशन डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो 6 सही है, इक्वल टू I4 3 ओम पर है तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 ओम प्लस I2 का वैल्यू V1 माइनस V2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2, ये हो गया। मैंने सारे करंट को वोल्टेज के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया। सारे करंट को वोल्टेज के फॉर्म में रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर जो अननोन दिख रहा है ना V1, उसको अलग करूँगा, यहाँ पर V1 को अलग करूँगा, यहाँ पर V2 को अलग करूँगा, सबको अलग अलग करते हैं। रेशियो अलग अलग बना लो, 6/6 माइनस क्या हो जाएगा V1/6 इक्वल टू V1/3 V1/2 V2/2 5/2, ऐसा ये बन गया। सबको अलग अलग कर दिया मैं सिंबल के साथ। अगर अब V1 V2 को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ कर, 6/6 तो 1 हो जाएगा, ये 1 को एक तरफ लो, ये 5/2 है ना उसको इधर ले आते हैं तो -5/2 हो जाएंगे, ये माइनस V1/6 को उधर ले जाते हैं, ये V1/3 हो जाएगा प्लस V1/2 हो जाएगा प्लस V1/6 हो जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस V2/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों V1 वाला टर्म है 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 5/2, इसको रेशियो मेथड से इसका मल्टीप्लाई इससे किया, वही वाला क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड। इन सब में V1 कॉमन है, V1 कॉमन है तो कॉमन निकाल लेते हैं, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6 और ये हो जाएगा, तीनों V1 कॉमन है, तीनों V1 कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा V2/2, ये तो अकेला है, ये ऐसा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3/2। क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/3 1/2, चलो कर लेते हैं, थोड़ा लेंथी जाएगा बिना कैलकुलेटर का। इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो ये 2, इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो 3, इन दोनों का आपस में करो तो 2 3 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूँ बस, और ये ऐसा, और ये हो जाएगा V2/2। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया हूँ पहले मैं। ठीक है, अब इसका गुना इससे, प्लस है तो प्लस, इसका गुना इससे, अब 2 3 5, तो ये हो जाएगा V1, अंदर में क्या बचेगा 5/6, ये क्या बचेगा 1/6 माइनस ये क्या हो जाएगा V2/2 और ये क्या हो जाएगा 3/2, ये ऐसा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे, तो 5 + 1 6 हो जाएगा, 6/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये V1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा V2/2 बचेंगे और ये क्या बचेगा -3/2 बचेगा।
इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये -3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2v1 -v2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ चाहते हैं तो दो दो और दो का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ये 2v1 -v2 इक्वल टू -3। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। मतलब नोड नंबर 1 पे KCL लगाने के बाद क्या मिला मुझे, ये इक्वेशन नहीं है। तो मैंने करंट इक्वेशन को वोल्टेज के फॉर्म में क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, वोल्टेज इक्वेशन मिल गया मुझे। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली हम नोड नंबर 2 पे भी अप्लाई करेंगे। हर एक नोड पर KCL लिखना है अपन को। ये हो गया फर्स्ट नंबर नोड। नोडल एनालिसिस जब तक हर एक नोड कवर नहीं होंगे तब तक हम वो प्रोसीजर फॉलो करते ही रहेंगे। ठीक है, नोड नंबर 1 की बातें हो गए। अब नोड नंबर 2 करेंगे। ठीक है, नोड नंबर 2 ये है, इस पर KCL लगाएंगे। जितने भी नोड है सब में लगाएंगे, रेफरेंस नोड को छोड़कर बाकी सब जगह लगाएंगे। अप्लाई KCL एट नोड 2। नोड नंबर 2 पर KCL लगाएंगे। अगेन बात वही है कि कोई भी सर्किट पे नोड में फ्लो होने वाला करेंट, इस नोड में फ्लो होने वाला करेंट क्या है आपका I2 इनकमिंग है। आउटगोइंग क्या है यहाँ पर, I3 भी इनकमिंग दिख रहा है। एरो से पता ही चलेगा कौन जंक्शन, ये आ रहा है जंक्शन की ओर, ये भी जंक्शन की ओर आ रहा है और ये दूर जा रहा है। तो I2 प्लस I3 दो करंट आ रहा है तो दोनों का सम अगला करंट जा रहा है उसका इक्वल होगा। तो जा कौन सा रहा है, I5। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3। हर एक करंट है उसको हम वोल्टेज के फॉर्म में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो I2 जो करंट है कहाँ से आ रहा है, इस पॉइंट नोड नंबर 1 से आ रहा है। कहाँ तक जा रहा है, नोड नंबर 2 के। तो नोड नंबर 1 सोर्स होगा, नोड नंबर 2 क्या होगा, डेस्टिनेशन होंगे। तो सोर्स माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज डिवाइडेड बाय ब्रांच रेजिस्टेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है। I2 इक्वल टू रख देता हूँ मैं, सोर्स ऐसा होगा, सोर्स वोल्टेज V1 माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज है V2 है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, V1 से कहाँ तक जा रहा है, V2 तक जा रहा है। लेकिन एक और एलिमेंट है अगला, बैटरी वोल्टेज। यहाँ पर 5 वोल्ट की एक और बैटरी, तो वो भी काउंट होंगे। उसकी कौन सा पोलैरिटी लोगे, बैटरी के जिस प्लेट से आप बाहर निकलोगे उसका साइन कहाँ से निकलना है अपन, प्लस से। तो ये क्या होगा, +5 टोटल उस ब्रांच का वोल्टेज हो गया, डिवाइडेड बाय ब्रांच रेजिस्टेंस। ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है, 2 ओम। तो ये 2 ओम हो जाएगा, प्लस I3 यहाँ से आ रहा है, इस 10 वोल्ट से कहाँ तक जा रहा है, इस नोड नंबर 2 तक। तो 10 वोल्ट का बैटरी है वो सोर्स वोल्टेज की तरह ट्रीट करेंगे, और नोड 2 का वोल्टेज V2 है वो डेस्टिनेशन वोल्टेज की तरह ट्रीट करेंगे। तो सोर्स वोल्टेज माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज डिवाइडेड बाय ब्रांच रेजिस्टेंस। तो सोर्स वोल्टेज क्या है यहाँ पर 10 है, डेस्टिनेशन वोल्टेज क्या है यहाँ पर V2 है, और ब्रांच जो रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है 4 है। तो ये होगा सोर्स माइनस डेस्टिनेशन डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट होता है। ठीक है, इक्वल टू होगा I5 कहाँ से आ रहा है, इस नोड नंबर 2 से। कहाँ पूरा, नोड नंबर 3 पर, मतलब जीरो पोटेंशियल पर। तो नोड नंबर 2 का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज होगा, नोड नंबर 3 का वोल्टेज है डेस्टिनेशन वोल्टेज होंगे। तो ये I5 क्या हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज मतलब V2 वोल्टेज, डेस्टिनेशन वोल्टेज मतलब जीरो में जा रहा है, डिवाइडेड बाय बीच का ब्रांच रेजिस्टेंस क्या है आपका 4 है। तो ये क्या हो जाएगा 4। मैंने हर एक करंट को अपने तरफ से एक एक वोल्टेज के फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको फिर से करेंगे, अलग कर देते हैं। ये V1/2 होगा, ये माइनस क्या होंगे, ये -V2/2 होगा,
प्लस क्या होगा, ये 5/2 होंगे, फिर ये हो जाएगा 10/4 हो जाएगा, फिर माइनस V2/4 हो जाएंगे और इक्वल टू हो जाएगा ये V2/4 हो जाएगा। हर एक रेशियो को मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब V1 V2 सबको एक तरफ ले आओ, इस V2/4 को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाते हैं, चलो। तो ये V1/2 और माइनस V2/2, अब इसको इधर ले आओ तो माइनस V2/4 है वो प्लस V2/4 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस अरे सॉरी, ये प्लस है तो ये हो जाएगा ये तो इधर ही यही का है, तो ये माइनस V2/4 होंगे, और ये V2/4 को इधर लाएंगे तो प्लस का माइनस V2/4 होगा। अब ये पूरे को उस साइड ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा -10/4 और ये हो जाएगा -5/2। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये पूरा अपने आप में जितना पोर्शन एक में है तो सबको एक साथ रखा, फिर उसके बाद V1 V2 मतलब वेरिएबल वाले को एक तरफ, कांस्टेंट पैरामीटर को एक तरफ ले आए। तो V1/2 तो अकेला है, इसको अकेले ही रखो, V1/2 माइनस ये V2/2 है, ये भी है, ये माइनस V2/4 है, ये भी है, माइनस V2/2 है, ये भी है, चलो एक साथ रख दिया। इन सब को सॉल्व कर, ये -10/4 है तो ये -5/2 होगा, और ये फिर क्या होगा -5/2। इसको डिवाइड कर दोगे तो अब ये -5/2 और -5/2 इसका क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, घट जाएंगे क्योंकि माइनस साइन है। तो इसमें से V2 कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेटर में रखोगे तुरंत बन जाएगा। माइनस कॉमन ले रहा हूँ, अंदर में क्या बचेगा, ये 1/2, यहाँ से क्या बचेगा 1/2, यहाँ से क्या बचेगा 1/4, और बाहर में क्या बचेगा V2 इक्वल टू ये हो जाएगा -10/2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसको फिर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा -5 आएंगे, ठीक। तो ये -5 आएंगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया V1/2 माइनस, इसको सॉल्व कर लो 1/2 हाफ हाफ, तो हाफ हाफ का क्या होगा 1 बनेगा 1, तब 1/4 इंटू V2। इतना लेंथी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को आता भी नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। तो V1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 1/4 इंटू V2 इक्वल टू -5। कुछ नहीं, मैथ्स का रूल अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये V1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4 इंटू क्या है V2 और इक्वल टू हो जाएगा -5। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व अगर करते हैं तो अपन को एक इक्वेशन मिलेगा, कर दे क्या, अब 2 से अगर डिवाइड कर दे, नहीं तो फिर ऐसे रेशियो मेथड से 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 आएगा, इसका गुना इससे तो 2V1 बचा, इसका गुना इससे तो -5V2 डिवाइडेड बाय दोनों का एलसीएम आएगा वो 4 आएंगे, ठीक है। तो 4 और इक्वल टू -5 सॉल्व करेंगे तो ये 2V1 -5V2 और इसको हो जाएगा -20, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो ये 4 इक्वेशन मिल गए अपन को, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। टोटल 3 नोड है, 3 नोड में एक नोड तो रेफरेंस नोड है, तो उसको छोड़कर जितना भी नोड है उसमें मैंने KCL लगाया। रेफरेंस नोड को छोड़कर जितना भी नोड रहेगा हर जगह पे KCL लगाना है। रेफरेंस नोड को छोड़कर 2 नोड बचा, दोनों मैंने KCL लगाया, दोनों KCL लगा करके मैंने 2 वोल्टेज का इक्वेशन प्राप्त किया। अब दोनों वोल्टेज इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो V1 और V2 का आप सब्स्टिट्यूशन मेथड चाहे एलिमिनेशन मेथड, आप विलोपन विधि यूज करके भी आप निकाल सकते हो। 2 ही वेरिएबल का 2 इक्वेशन है, तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 4
वी गेट, मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आप सीधा सॉल्व कर लेना या फिर कैलकुलेटर में पुट कर लेना। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 दोनों वोल्टेज इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो V1 का वैल्यू पहला निकलेगा कैलकुलेटर से, वो V1 का वैल्यू है। अब V1 का जो वैल्यू आएगा वो 4/3 वोल्ट आएंगे। आपका कैलकुलेटर में रेशियो में भी आ सकते, पॉइंट डेसिमल में भी आ सकता है, तो 4/3 आएंगे V1 का जो वैल्यू है सॉल्व करोगे तो। और V2 का जो वैल्यू आएगा, V2 का जो वैल्यू आएगा वो 17/3, बाकायदा यूनिट लिखना आंसर में, वोल्टेज है तो वोल्ट और करंट है तो एम्पेयर। तो V1 V2 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, V1 V2 का वैल्यू आएगा। ठीक, अब यहाँ पर दो नोड के बीच का वोल्टेज मिल गया, तो नोडल एनालिसिस में पॉइंट तो यही रहता है कि जितने भी नोड है हर एक नोड पर पहले वोल्टेज की वैल्यू निकालो। अगर नोड पर वोल्टेज की वैल्यू अगर मिल जाता है ना तो आसानी से हम ब्रांच करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हर एक ब्रांच करंट का वैल्यू निकालनी है फ्रॉम सर्किट, सर्किट से देख लो। I1 कहाँ का करंट है, बैटरी से निकलने वाला करंट। एक बार फिर से सर्किट दिखा देता हूँ आपको। I1 है, ये I1 है, ये वाला फार्मूला लगा सकते हो आप, ये वाला, ये I। अब देखो ये आपने शुरू में I1 निकाला, ये I1, ये I1 की 6 माइनस V1/6 है। अगर यहाँ पे V1 की वैल्यू रख देते हैं तो V1 की वैल्यू पुट करोगे ना तो I1 निकल जाएगा। ठीक है, समझ में है। फिर वैसे यहाँ पर V1 और V2 दोनों वैल्यू निकल गया, तो V1 और V2 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो I2 करंट मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर क्या है, V1 की वैल्यू रखोगे तो I4 वैल्यू I4 करंट निकल जाएगा, इस टाइप से। तो आप कैलकुलेटर से पुट करोगे तो रेशियो है ना वो डेसिमल पॉइंट में भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपका कैलकुलेटर से आपका वैल्यू डेसिमल पॉइंट में आ रहा है तो एक बार 4/3 को आप पॉइंट में कन्वर्ट करके देखना कि उतना ही आएगा। वैसे 17/3 को आप इसका रेशियो सॉल्व करके देखना डेसिमल पॉइंट में तो आ जाएगा। ऐसा मत समझना कि मेरा 4/3 आ रहा है आपका पॉइंट में कैसे आ रहा है, तो उसका पॉइंट में कन्वर्ट करके देखना उसको। I1 इक्वल टू क्या होगा, सोर्स वोल्टेज क्या था 6, डेस्टिनेशन वोल्टेज क्या है V1 डिवाइडेड बाय बीच का ब्रांच रेजिस्टेंस 6। तो यहाँ पर V1 रख दो तो 6 माइनस V1 मतलब 4/3 डिवाइडेड बाय 6, सॉल्व करना है इसको कैलकुलेटर से, 7/9 एम्पियर आएंगे, ये 7/9 एम्पियर आएगा। ठीक है, वैसे ही I2 रख दो, I2 वैल्यू इक्वल टू क्या था, सोर्स वोल्टेज माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज प्लस बीच का ब्रांच में एक और वोल्टेज सोर्स था, और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय ब्रांच रेजिस्टेंस 2। ठीक है, तो V1 का वैल्यू क्या है 4/3, V2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर 17/3 प्लस क्या है 5 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 1/3 एम्पियर मिलेंगे। वैसी I3 करंट है, बैटरी से निकलने वाला करंट है, तो बैटरी से निकल रहा था तो 10 वोल्ट। कहाँ से निकल रहा है वो 10 वोल्ट के बैटरी से, 10 वोल्ट के बैटरी से निकल रहा था, माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज उसका V2 था, ब्रांच रेजिस्टेंस उसका 4 था। ठीक है, तो ये था I3 की वैल्यू। अब यहाँ पर 10 माइनस V2 की वैल्यू रखो 17/3 डिवाइडेड बाई 4, तो I3 जो करंट है वो आ जाएंगे, मैं आंसर बता देता हूँ, 13/12 एम्पियर। ठीक है, I3 का वैल्यू। फिर I4 करंट, I4 का वैल्यू है वो, I4 जो करंट है, I4 करंट है वो हो जाता है आपका V1 माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज डिवाइडेड बाय ब्रांच रेजिस्टेंस, तो ब्रांच रेजिस्टेंस 3 है, V1 है वो क्या है 4/3 है, माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा I4 का 17/12 आएंगे, 17/12 आपका पॉइंट में भी आएगा तो भी चलेगा,
आप एक बार देख लेना चेक करके। एक बचा I5, तो I5 है वो V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई ब्रांच रेजिस्टेंस, इसका भी ब्रांच रेजिस्टेंस 4 है। ठीक है, तो V2 का वैल्यू है यहाँ पर 17/3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4। तो I5 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 17/12, 17/12 आएंगे एम्पियर। ठीक है, और सॉरी I4 का वैल्यू 4/9 आएंगे। इसको एक बार चेक कर लेंगे। मैं सीधा बुक में आंसर है उसी को उठा रहा हूँ, बाकी कैसे बनाना है तो समझा दिए। 4/9 आएंगे। ठीक है, तो पॉइंट में लिखो चाहे रेशियो के फॉर्म में लिखो, एक ही मतलब है। तो क्वेश्चन वाले ने यहाँ पर ब्रांच करंट पूछा था। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट समझना है। कैलकुलेशन तो सिंपल मैथ्स का रूल है। अननोन पैरामीटर को निकालना है तो अननोन को एक तरफ बाकी को एक तरफ, स्टेप का रहता है। ठीक है, थैंक यू।